नमस्कार मित्रों, JNU रेनेसा ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मित्रों, विद्यार्थी बड़ी मात्रा में एक सवाल के प्रति जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे कि सर DS SSB के बारे में आप कुछ बताइए। हमको पता है कि वहाँ TGT की न्यू वैकेंसी आई हैं, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट में मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग रूप से लगभग 550 प्लस वैकेंसियाँ हैं। और इन वैकेंसियों से पहले भी दिल्ली में PGT की वैकेंसी आई हुई थी और उसका अभी पेपर होना संभावित है। कोरोना काल के चलते वो पेपर स्थगित हो गया। हालांकि कुछ ऐसे लेटर डिस्पैच हो रहे हैं जिसमें जून की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन मित्रों हम जानते हैं कि दौर महामारी के दौर से गुजर रहा है। अभी लगभग 3-4 महीने तो पॉसिबिलिटी किसी बात की नहीं बन रही है, लेकिन इतना निश्चित है कि जैसे ही कोरोना से हालात सामान्य होंगे तो हम सब जानते हैं कि वैकेंसियों की बौछार है हमारे पास। एकलव्य योजना स्कूलों में वैकेंसी आई हुई है। आपने देखा आपके पास DS SSB वाला भी विकल्प है। राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर से लेकर के और बहुत जल्दी स्कूल लेक्चरर और सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा निकलने वाली है। उधर KVS NVS भी अपनी भर्ती परीक्षाओं को निकालने की तैयारी कर ही रहा है। तो मित्रों इतने पहलू हैं हमारे पास और विषय हमारे पास ले दे करके एक है, वो है हिंदी। अब जब हम हिंदी कहते हैं तो हिंदी के समग्र बोध में साहित्य का इतिहास, उसके भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र के पहलू, भाषा विज्ञान, व्याकरण, मेथड, इन सब चीज़ों से मिल करके हिंदी बनती है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी से जुड़े हुए सवाल पहलू पूछे जाते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मुख्य तौर से DSSB को टारगेट कर रहे हैं और बात करते हैं वहाँ के TGT PGT जो प्रश्न पत्र है उसकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार के कितने प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं, उन पहलुओं की हम बात करते हैं। मित्रों, ये DSSB PGT हिंदी का सिलेबस है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि DSSB ने आधिकारिक रूप से अपना कोई सिलेबस जारी नहीं कर रखा है, ना तो TGT के लिए ना ही PGT के लिए। DSSB का मानना है कि जो कॉमन है और जो प्रमुख पॉइंट हैं वे सभी हम अपनी परीक्षा में शामिल करेंगे। इसलिए जो विगत 3-4 वर्षों से जो लगातार प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं उसकी प्रकृति में कितने कितने सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उस आधार पर इसका एक मानक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। और उस पाठ्यक्रम में हम देखते हैं तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, चाहे PGT की परीक्षा हो या TGT की परीक्षा हो। हाँ, बस अंतर एक आप ये कह सकते हैं, ये बताना आपको ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं TGT की, तो TGT के फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और इसके सेकंड पेपर में जो विषय का होता है, जैसे हिंदी विषय, इसके 100 क्वेश्चन आते हैं। ये TGT में है। और PGT के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, जिसका अभी एग्ज़ाम होना शेष है, इसके फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और इसके सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट का होता है, विषय का होता है, सेकंड पेपर हमेशा यहाँ विषय का होता है, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस प्रकार जो TGT है यह 200 अंक का होता है और जो PGT है ये 300 अंक का होता है। अब जो आप ये फर्स्ट पेपर देख रहे हैं, इस फर्स्ट पेपर में चाहे वो TGT का हो चाहे वो PGT का हो, इसके फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट लगी होती हैं, 5 इकाई, और प्रत्येक इकाई से 20 क्वेश्चन आते हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 20 क्वेश्चन इस इकाई में से आते हैं, 20 क्वेश्चन थर्ड इकाई में से आते हैं, 20 क्वेश्चन फोर्थ इकाई से और 20 क्वेश्चन फिफ्थ इकाई से। अब ये इकाई क्या है, तो मित्रों ध्यान रखो, एक तो इसमें गणित की इकाई है। गणित की जो सामान्य प्रश्नावली है, लाभ हानि, ब्याज बट्टा, प्रतिशत वगैरह, ये सब सिलेबस में है। तो 20 क्वेश्चन तो इसमें आते हैं मैथ के और 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग इसमें बहुत आसान आती है।
20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन है इसमें सामान्य हिंदी के, और सामान्य हिंदी में क्या होता है, व्याकरण। तो 20 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के और इसी प्रकार 20 क्वेश्चन अंग्रेजी ग्रामर के होते हैं, और फिर 20 क्वेश्चन सामान्य जीएस जनरल स्टडीज के होते हैं, सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान में भी परंपरागत सवाल होते हैं, यहाँ करंट अफेयर पर उतना बल नहीं होता। करंट अफेयर से तो बाय द वे कोई 1 या 2 सवाल आता है। बाकी जैसे कि सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में भी प्रोटीन, विटामिन, ब्लड ग्रुप वगैरह इन सब चीज़ों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। और इसमें संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू और इतिहास के वो महत्वपूर्ण पहलू जो 1857 के बाद का इतिहास है उसको मुख्य तौर से फोकस किया जाता है। इस प्रकार 20 क्वेश्चन इसमें जीएस के होते हैं, और जो आपका टीजीटी का फर्स्ट पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन इस प्रकार की प्रकृति के आ रहे हैं, बिल्कुल इसका फर्स्ट पेपर पीजीटी का भी वही होता है। इस प्रकार यहाँ 20-20 सवाल 5 इकाइयों से आते हैं, जिसमें एक बात आपको ध्यान ये रखनी है, जो टीजीटी जिसकी वैकेंसी अभी निकली हुई है, इस टीजीटी में फर्स्ट पेपर का क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, और ये क्वालिफाइंग मुख्य तौर से 40% होती है जनरल ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए। एसटी एससी का इससे कम में प्रावधान है, 35% यदि वो उसमें पासिंग मार्क्स करते हैं तो क्वालिफाई हो जाएगा। इसका आधार ये है क्योंकि जब टीजीटी का रिजल्ट आया तो फर्स्ट पेपर का क्वालिफाई रिजल्ट अलग आया, सेकंड पेपर का फिर अलग से फिर मेरिट बनी। लेकिन मित्रों, मेरिट में इनके संयुक्त नंबर जुड़ते हैं, और पीजीटी में ऐसे क्वालिफाइंग का प्रावधान नहीं है। पीजीटी में टोटल 300 अंक से आपका रिजल्ट निकलेगा, और टीजीटी के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि आपका सेकंड पेपर कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न गया हो, यदि आप इसमें 40% नंबर यानी कि 100 में से 40% कहीं से भी, ये नहीं कि प्रत्येक यूनिट से 40% करना अनिवार्य है, टोटल 40% आपको करना है। 100% में से 40% आपको बनाने हैं। लेकिन हम जानते हैं कि क्वालिफाइंग करने से भी काम क्या चल रहा है, क्वालिफाइंग भी कर गए तो फिर फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइंग कर रहे हो तो सेकंड पेपर में बहुत ज़बरदस्त स्कोर होना आपका ज़रूरी है। इस प्रकार मेरा मानना ये है कि यदि आप इस 100% में से 50 क्वेश्चन सही बना रहे हैं, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो यदि आप इसमें ध्यान रहे कि 50 क्वेश्चन इधर बनाएंगे, और फिर जब आप इधर आएंगे तो इधर 100 में से यदि आप 80% प्लस बना देते हैं, 80, 82, 85 बहुत बढ़िया स्कोर है, 85% पर आप 100% सेफ हैं। देखने में ये आता है कि पहले टीजीटी और पीजीटी इन परीक्षाओं की जो मेरिट है वो लगभग 60-62% के बीच में जाया करती थी। अभी देखने में आ रहा है कि 65 से लेकर के और 70% के बीच में यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आपका वहाँ सिलेक्शन पाने की संभावना है। तो मेरा मानना ये है कि जो विशेषकर जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको 70+% बनानी है, ये सोच करके तैयारी करनी है। तो इसमें मित्रों आपको ध्यान रखना है कि जो पीजीटी है, पीजीटी में आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं 200। अब देखिए इसमें क्या है, आप इधर देखिए, जो डीएसएसबी पीजीटी हिंदी के सिलेबस का जो मोटे तौर पर विभाजन किया गया है, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, हिंदी व्याकरण, हिंदी गद्य साहित्य के विकास के पहलू आते हैं, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र वगैरह से, तो वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास का ही एक पार्ट है, आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहते हैं। और पत्रकारिता एवं जनसंचार से जुड़े हुए पहलू यहाँ परीक्षा में सवाल आते हैं, इसके भी, और अन्य विषयों का संबंध, मतलब पुरस्कार है, विभिन्न पुरस्कार है, विभिन्न साहित्यिक संस्थाएं हैं, और इसके अलावा मेथड। मित्रों, मेथड से मैं आपको बता दूं कि साहित्य को, हिंदी को, ग्रामर को, साहित्य को, गद्य को पढ़ने की प्रविधियां हैं, और साहित्य को पढ़ने के, ग्रामर को, भाषा विज्ञान को, इनको पढ़ने की कुछ विशिष्ट प्रविधियां हैं जिसको मेथड कहते हैं। उसकी जानकारी जरूरी है, क्योंकि जो ये आप देख रहे हैं टीजीटी का सेकंड पेपर में जो 100 प्रश्न आते हैं, इस 100 प्रश्न में से साहित्य और व्याकरण के तो 90 प्रश्न ही आते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन मेथड के आते हैं, और 10 क्वेश्चन जो मेथड के आते हैं उसको जोड़ करके ही 100 क्वेश्चन है। अलग से ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन के बाद में 10 क्वेश्चन और मेथड के हैं।
यानी कि 90 प्लस 10 है। मेथड के सवाल जानना बहुत ज़रूरी है और यहाँ तो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पीजीटी परीक्षा में 180 प्लस 20 क्वेश्चन है। मेथड के 20 इसमें सवाल आते हैं, अलग से आते हैं, तब ये मिल करके 200 क्वेश्चन 200 नंबर के बनते हैं। तो मित्रों, अब हम जबकि टीजीटी या पीजीटी परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात अच्छे से बैठी होनी चाहिए, और वो ये कि हम इस दिल्ली डीएसएसबी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हल करेंगे, जिसमें एक है प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा है वो है अपने विषय का प्रश्न पत्र। यदि हम टीजीटी की परीक्षा में बैठ रहे हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, तो प्रश्नों का लेवल समान मिलेगा। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन, यानी कि 200 नंबर का पेपर हुआ। जो फर्स्ट पेपर है उसे बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। रामचंद्र शुक्ल जैसे समीक्षक गणित में कमजोर थे और प्रेमचंद तो एक बार गणित में फेल ही हो गए थे। गणित और अंग्रेजी, ये 2 चीज़ बड़ी चुनौती का विषय है, क्योंकि यहाँ मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो रीजनिंग है ये इतनी आसान आती है कि 20 में से 20 क्वेश्चन आप सही कर दोगे। और दूसरा, जो आपकी सामान्य हिंदी आ रही है, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि ग्रामर तो आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर तो हिंदी वाला नहीं बनाएगा, हिंदी की ग्रामर तो किससे उम्मीद करेंगे। तो 20 क्वेश्चन में से 18 17 कुछ तो क्वेश्चन आपको सही बनाने ही होंगे ना, अधिकतर स्कोर खींचना है आपको। तो यहाँ 20 ये क्वेश्चन और 20 ये क्वेश्चन, 40 तो केवल इन 2 पार्टों से ही आपका 100% सही हो जाएगा। मित्रों, अंग्रेजी की भी ग्रामर के छोटे छोटे से पहलुओं को यदि आप समझ लें, सीख लें, तो यहाँ से भी ज़्यादा नहीं तो 5-7 क्वेश्चन कुछ भी अर्जित हो जाए तो कोई बुराई का सौदा नहीं है। आप ये मान के चलिए कि इस पर पूरी कमांड कीजिए। आप 20 आप 40 क्वेश्चन यहाँ से बनाइए। अंग्रेजी से यदि आपके 5 भी क्वेश्चन निकल रहे हैं, जीएस से आपके केवल 5 भी क्वेश्चन निकल रहे हैं, 5-5 10, बहुत सामान्य सी कुछ इसमें विज्ञान आती है, संविधान के क्वेश्चन आप पढ़े रहते हैं। वैसे तो इसमें 10 क्वेश्चन का टारगेट कम से कम लेके चलना है जीएस वाले में, लेकिन मैं मरे से मरे स्कोर की बात कर रहा हूं। तो 5 अंग्रेजी में लाओगे, 5 जीएस में लाओगे, 10 क्वेश्चन ये हो गए, और यहां से आप 20 40 50 नंबर का जुगाड़ तो यही हो गया। और मैथ के यदि आपने कुछ प्रश्नावली से प्रैक्टिस कर ली तो मुझे यकीन है कि आप 5 से 7 क्वेश्चन मैथ में बना दोगे। इस प्रकार मैं सिर्फ ये आपको कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट पेपर में हमको सुमेरु पहाड़ नहीं उखाड़ना है, हमको 50 प्रश्न का जुगाड़ करना है, और ये जुगाड़ हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये जुगाड़ जब हमने कर लिया 50 क्वेश्चन का, अब आप हिंदी में आते हो, तो हिंदी में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि शायद ही कोई प्रश्न आपसे छूट कर निकले। बहुत आसानी से पिछली परीक्षाओं में डीएसएससी में हमारे रेनेसा के विद्यार्थियों ने अपना झंडा गाड़ा है, पर वो झंडा उन्होंने इस पेपर के बेस पे गाड़ दिया। यहाँ से 40 से 50% के बीच में मार्क्स ले आना, लेकिन यहाँ 100 में से आप 85-90 जब क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको कौन रोकेगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी मेरिट का खेल 65% से लेकर 70% के बीच में रहता है। हम सोच कर चलेंगे हमको 75% का आंकड़ा पार करना है। तो यदि आप यहाँ 85-90 क्वेश्चन बना दे रहे हैं तो आप तो वैसे ही 75% में आ रहे हैं। और दूसरा ये ध्यान रखेंगे, टीजीटी का जो भी फॉर्म निकला है उसमें एसटी का बंदा तो एसटी से फॉर्म भर देगा, एससी का बंदा एससी से फॉर्म भर देगा, जनरल का बंदा जनरल से ही फॉर्म भरेगा। लेकिन ओबीसी का बंदा ध्यान रखें कि ओबीसी का बंदा गलती से ओबीसी से फॉर्म ना भरे, क्योंकि डीएसएसबी की जो ये भर्ती परीक्षा है ये स्टेट गवर्नमेंट की है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। इसलिए वहाँ का ओबीसी उनके पास खुद का ओबीसी है। वो एसटी और एससी को तो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ओबीसी को कंसिडर नहीं करते हैं। वैसे हमारे कई साथी हैं जिन्होंने ओबीसी से फॉर्म भरा और वो सेलेक्ट हो गए, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं कराई कि भाई आप ओबीसी, दिल्ली के ओबीसी नहीं हो। लेकिन चूंकि दिल्ली में अपना एसटी एससी नहीं है, इसलिए बाहर से वो कंसिडर कर लेते हैं। अब तो चूंकि दिल्ली में भी कई सालों से वहाँ एसटी के बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और उनकी ये मांग है, वो विरोध करते हैं इस चीज़ का कि अब यहाँ एसटी पर्याप्त मात्रा में हो गया तो बाहर से आप एसटी क्यों ले रहे हो। लेकिन एसटी और एससी अभी मान्य है, लेकिन ओबीसी वाला यदि कोई वर्ग है जो दिल्ली से बाहर का निवासी है, वो दिल्ली में ओबीसी में फॉर्म भरने की गलती ना करे, तो वो जनरल में ही फॉर्म भरेगा। तो इन चीज़ों को आपको मित्रों ध्यान रखना है। और पीजीटी की नौकरी लेना ये ज़्यादा आसान है इसमें, क्योंकि
जिस विद्यार्थी का हिंदी और साहित्य पर पकड़ होती है वो बहुत आसानी से इसमें 180 प्लस क्वेश्चन बना देता है और ये केवल यही स्कोर इसको पास करा देता है। और इसमें फर्स्ट पेपर की क्वालिफाइंग की ऐसी अपरिहार्यता नहीं होती। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो टीजीटी में इस सब्जेक्ट में 90 नंबर ले आए 100 में से, लेकिन उनका यहाँ 38% ही बन रहा है। वो मेरिट से ऊपर है, टोटल मेरिट जितनी गई है उससे ऊपर है, लेकिन उसका चयन नहीं किया गया क्योंकि वो क्वालिफाइंग नहीं कर पाया। ऐसी क्वालिफाइंग की जो अनिवार्यता है वो अभी तक तो पीजीटी में फॉलो नहीं की गई थी, लेकिन हो सकता है इस बार इनके बड़े रूल्स गोपनीय होते हैं, इसको फॉलो करा भी दे। तो ये सोच करके चलेंगे हम कि 40% तो हमारा यहाँ भी कम नहीं आएगा। और जैसे मैंने आपको जो तरीका बताया है कि आप पूरा की पूरा फोकस सामान्य यानी कि ग्रामर पर, हिंदी की ग्रामर पर और रीजनिंग पर लगा देंगे तो रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन बचकर नहीं जाएगा। और 2-4 क्वेश्चन मैथ से, 2-4 क्वेश्चन अंग्रेजी से, ये तो आप बना ही दोगे, मुझे यकीन है। जीएसवी से बहुत कठिन नहीं आती, 5 क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल समाप्त प्राय स्कोर माना है, वरना यहाँ से 10-12 क्वेश्चन तो आसानी से बन जाते हैं। आवश्यकता बस थोड़ी सी भारत के संविधान की और इतिहास में मुख्य तौर से आधुनिक काल की, और जो सामान्य विज्ञान है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान के पहलू, इनको, जो स्वस्थ विज्ञान जो कि एक व्यवहारिक विज्ञान है, जो हमारी दिनचर्या में कौन कौन सी गैस सिलेंडर में कौन कौन सी गैस, मीथेन वगैरह, इन सब की एक सामान्य जानकारी वो आपको होनी चाहिए। तो मित्रों ये रणनीति आपकी है। अब बात करते हैं हम विषय पर। तो वैसे मैंने आपको बताया कि टीजीटी जो ट्रेंड ग्रेजुएट है इसमें सेकंड पेपर हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन ना मान गए, अब 90 मानिए, 10 क्वेश्चन मेथड के हैं, लेकिन मेथड भी तो हिंदी का है, इसलिए कहेंगे तो उसको हिंदी के ही प्रश्न। बस यहाँ मेथड के 10 सवाल आते हैं टीजीटी में, और पीजीटी में मेथड के 20 सवाल जोड़ करके टोटल 180 प्लस 20 तो 200 क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए सिलेबस जो टीजीटी का है वही पीजीटी का है। जो पीजीटी का सिलेबस है इसको आप सेम टीजीटी का भी सिलेबस मान के चलेंगे, जिसमें एक मुख्य तौर से हमें क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। यदि आप पीजीटी परीक्षा की बात करें जिसमें 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ये मान के चले कि इस 200 में से 120 प्लस क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर आप देखेंगे कि भाषा विज्ञान, इसमें जो हिंदी व्याकरण है, इस व्याकरण, वैसे अन्य विषय में यहाँ भाषा विज्ञान आगे उसका स्पष्टीकरण है, भाषा विज्ञान और मेथड पुरस्कार सब अन्य विषय में है। तो आपको इसमें मुख्य तौर से क्या क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण और हिंदी गद्य साहित्य का विकास, वो तो अपने आप में हिंदी साहित्य के इतिहास का एक भाग है। काव्य शास्त्र, अब जो इसमें टीजीटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट है, इसमें काव्य शास्त्र में मुख्य तौर से भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन यदि आप पीजीटी की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो मित्रों पीजीटी की परीक्षा में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सवाल भी जब आते हैं तो बड़ी मात्रा में आते हैं। इसलिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में केवल भारतीय काव्यशास्त्र से काम चल जाएगा, लेकिन जो पीजीटी की परीक्षा है इसमें भारतीय काव्यशास्त्र के साथ साथ पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भी एक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो काव्यशास्त्र और दिल्ली में मुख्य तौर से पढ़ाई पर जनसंचार, मीडिया और पत्रकारिता पर जोर दिया जाता है। क्या है ये जनसंचार, संचार के कितने रूप होते हैं, विशेषकर प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब पहलुओं से सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और अन्य विषय, आप देखिए, अब यदि हम अन्य विषय की बात करें तो अन्य विषयों में क्या है, अन्य विषय में ये देखिए, अन्य विषय में हिंदी भाषा का विकास हो गया, राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, राजभाषा राष्ट्रभाषा का अंतर, पत्रकारिता, विश्व हिंदी सम्मेलन जो बोलियां हैं, और पुरस्कार रचनाएं हैं, ज्ञानपीठ, अकादमी, व्यास सम्मान है, मुख्य सम्मान 3 हैं ये। और इसके साथ साथ प्रविधि, क्योंकि मैंने कहा कि प्रविधि के पीजीटी परीक्षा में 20 क्वेश्चन आते हैं और टीजीटी में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इन पहलुओं से भी सवाल आते हैं। और शुरू से यदि आप देखेंगे तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में जो वही आप पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रमुख ग्रंथ है, काल विभाजन और नामकरण है, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से लेकर के आदिकाल। आदिकाल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य।
और कुछ जो गद्य की और जो लौकिक रचनाएं हैं, प्राकृत पैंगलम या राउरवेल, वन रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, रणमल छंद वगैरह जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं से जुड़े हुए सवाल आते हैं। भक्ति काल में आप जानते हैं 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाएं का मतलब दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण, उनकी 2 उपशाखाएं हैं। कुल मिलाकर के 4 उपशाखाओं का हम अध्ययन करते हैं। निर्गुण के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, कौन कौन से सगुण के हैं, दोनों में अंतर क्या है, इन कवियों की रचनाओं का परिचय और उनकी विशेषताएं पूछ लेंगे। पद्मावत की कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार के सवाल आपको ध्यान रखना है। रीतिकाल में 3 प्रकार के कवि हमें मिलते हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। इनके साहित्य की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि, उनका परिचय, यहाँ से सवाल बनाए जाते हैं। और आधुनिक काल का थोड़ा विस्तार ज़्यादा है। भारतेंदु काल, भारतेंदु से पूर्व, द्विवेदी, छायावाद, प्रयोग, प्रगति वगैरह आप देख रहे हैं। स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, आजकल ये विमर्श नया जुड़ रहा है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अस्मिता मूलक विमर्श जिसे कहते हैं, तो ये इसका सिलेबस है। हिंदी व्याकरण में जो सामान्य रूप से आप पढ़ते हो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द के प्रकार, देशज, विदेशी, यहाँ से मुख्य तौर से सवाल बनते हैं मित्रों। और पर्यायवाची, विलोम शब्द वगैरह। तो और गद्य साहित्य में आप देखेंगे उपन्यास, कहानी, निबंध, जितनी भी गद्य की विधाएं हैं, और जो आप हिंदी साहित्य के इतिहास में विस्तार से मुझसे पढ़ते भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो वो पहलू ले दे करके हिंदी का समग्र एक रूप है। यदि आप हिंदी को आत्मसात कर लेते हैं तो फिर आप सीधे सीधे किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ सफल हो जाओगे। भारतीय काव्यशास्त्र में मुख्य तौर से काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य लक्षण, रस, अलंकार, सब शक्तियाँ, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के भी कुछ पहलू पीजीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन बहुत संभावना है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी में ऐसे सवाल प्राय नहीं आते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के सवाल ज़्यादा आते हैं। इधर देखेंगे जनसंचार, जनसंचार के माध्यम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब की विशेषताएँ, विभिन्न लेखन, कैसे पत्र लेखन किया जाए, परिपत्र क्या है, कार्यालय लेखन क्या है, ज्ञापन क्या है, अधिसूचना क्या है, इन सब से भी हिंदी के विद्यार्थी का पाला पड़ता रहता है। तो इन चीज़ों की जानकारी जरूरी है। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। और ये अन्य विषय में विविध पुरस्कार, सम्मान, प्रविधि वगैरह वगैरह। यदि मेरिट की बात की जाए, विशेषकर टीजीटी मेरिट जो पिछली बार अभी वैकेंसी आई हुई है टीजीटी की, तो देखिए टीजीटी के मेरिट के आंकड़े स्त्री पुरुष के अलग अलग हैं, वहाँ पेपर अलग अलग होते हैं। ये देखिए पुरुष वर्ग में पिछली बार जो परीक्षा हुई है टीजीटी की, उस टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में 126.99 कट ऑफ गई है, जो जनरल कैटेगरी का है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ओबीसी की मेरिट जनरल के बिल्कुल आसपास रहती है, लेकिन यहाँ तो कमाल हो गया कि आप देख रहे हैं कि 74.65 ही ओबीसी की मेरिट गई है। लेकिन ये ओबीसी वो है जो दिल्ली का अपना निवास स्थल प्राप्त किए हुए है। जबकि इससे अधिक तो मेरिट एससी की और एसटी की गई है। तो आप देखिए 122, 114 एसटी की। और इस प्रकार से मेरिट का आंकड़ा जो आप देख रहे हैं वो मुख्य तौर से 130 से लेकर के 130, 120 से लेकर के 130 के बीच में आंकड़ा झूल रहा है। इसमें देखिए आप, देखिए फीमेल का, देखिए आप, ये फीमेल का रिजल्ट है जो पिछली बार टीजीटी का रहा है, जिसमें 134 गई है जनरल की। ओबीसी की देखो यहाँ खूब मेरिट गई है, जबकि उस वर्ग में, क्योंकि पेपर का अंतर होता है, पेपर टफ कठिन भी आता है, और फिर डिपेंड करता है कि उस वर्ग से ही छांटने हैं, तो जितनी सीटों के अनुसार ही लेंगे, मेरिट कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ 132 है, एससी की 121 गई है, एसटी की 114 गई है। इस प्रकार से मेरिट का आंकड़ा है मित्रों। तो देखने में ये आ रहा है, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि टीजीटी की जो भर्ती परीक्षा है, जिसमें 200 क्वेश्चन है और जिस 200 क्वेश्चन 200 अंक के हैं, इसमें आप ये मान के चलेंगे कि 125 से 135 अंक यदि आप प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में है तो भी आप सेलेक्ट हैं। तो आपको ये टारगेट रखना है कि हमको तो 70%, हालांकि 70% में तो अंक और ज़्यादा चढ़ रहे हैं, लेकिन आप 70% का लेकर चलें आंकड़ा कि 70% हमको लाना है तो हमारी नौकरी लगेगी। तो इस प्रकार से आप अपना टारगेट कर लेंगे मित्रों और इसकी पढ़ाई करेंगे। तो ये वैकेंसी हैं जो निकली हुई हैं। और अब मैं आपको एक विशेष बात बतला दूं,
ये तो बात हुई सिलेबस की और परीक्षा पूछने के मेथड की। मित्रों, अब एक जो विशेष महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि सिलेबस ये है और सभी विद्यार्थियों को ये भी पता है कि मेरिट इतनी जाती है। ये कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताई। नई बात यह है कि दो विद्यार्थी समान रूप से पढ़ते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी सफल हो जाता है और एक विद्यार्थी सफलता से कुछ दूर रह जाता है। ऐसा क्यों है? मित्रों, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा अध्यापक यदि कोई हमारा है तो हम स्वयं हैं। यदि हमारे अंदर पढ़ाई के प्रति उत्साह नहीं है, हाँ हमारा प्रयास बहुत है, हम 8-10 घंटे किताब खोल करके लगातार उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मनोमस्तिष्क कहीं और है। वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसने ऐसा मेरे बारे में कैसा कह दिया, मुझे उसको करके दिखाना है, मुझे। अरे क्यों किसी को दिखाना है? तुम्हारे बारे में कोई क्या सोच रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको अपने आप को परिभाषित करना होगा और वो केवल आपका परिणाम ही तय करेगा। मित्रों, साकेत महाकाव्य में उर्मिला के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने कहलवाया है कि जगती वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है सखी दोनों ओर प्रेम पलता है। आपका रिजल्ट क्या है ये आपके जीवन की सफलता से जुड़ा हुआ पहलू है। इसलिए मित्रों, आपको उत्साह, अब उत्साह में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, बहुत कष्ट मिल रहा है, बहुत वेदना है, अपनों से भी हम दूर हैं, बालक बच्चों को भी छोड़े हुए हम पढ़ रहे हैं, हमें कष्ट मिल रहा है, हमारा मन जो है कहीं ना कहीं उद्वेलित हो रहा है। पर आप ये देखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह की परिभाषा क्या दी। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। उत्साह एक यौगिक भाव है। इसमें आप जो कष्ट आपको मिल रहे हैं उसको आनंद के साथ आत्मसात करके आगे बढ़िए। जब आप पढ़ रहे हो और पढ़ने में आपको मजा आने लग रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि धीरे धीरे संपूर्ण हिंदी साहित्य को कब आप आत्मसात कर गए। इन चिंताओं को छोड़ो कि मेरा क्या होगा, मेरा रिजल्ट में क्या होना है, मैं फेल होऊंगा, पास होऊंगा। मित्रों, जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप आदि शक्ति का क्षय तो उसी समय कर लेते हैं। नहीं होगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसार असत्य है। जब संसार असत्य है तो किस सत्य की चाहत में परेशान हो रहे हो आप? सब कुछ मिथ्या है। प्रोफेसर बनने के बाद मैं खुश नहीं हूं, क्या है? नौकरी आपको खुशी देगी, संतुष्टि देगी? नहीं। लेकिन जब हम डूबते हैं अपनी रचनाओं में तो कि जो आनंद मिलता है, उस आनंद भाव को तलाशिए आप। यदि आप आनंद से पढ़ते हैं तो यकीन मानो आप 2 से 3 महीने के अंदर अपने अंदर वो परिवर्तन देखते हैं। आप साहित्य को क्यों पढ़ते हैं कि ये किताब है? आप साहित्य को इस प्रकार से पढ़िए कि अरे भाई, हमको यात्रा के लिए निकलना है। उस यात्रा में कुछ गांव बीच में पड़ेंगे। एक गांव सिद्धों का आएगा, फिर एक गांव नाथों का आएगा, एक गांव में जैन बसते हैं। हम उन गांवों में से घूमते घूमते विचरण करते हुए निकलेंगे और पूछते जाएंगे, भाइयों तुम्हारे गांव की क्या विशेषता है? तुम्हारे गांव में किस किस के घर हैं? उस घर में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो रही है? मेरी बात समझिए आप। और इस प्रकार से हिलमिल करते हुए, संवाद करते हुए जब आप निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उस रचना धर्मिता में इस प्रकार डूब गए कि दीपत देहु दोही लगी, दीपत तापत रंग, जैसे कि बिहारी ने कहा है। बहुत ज़्यादा किसी बड़े बड़े व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की कहाँ आवश्यकता पड़ती है हमको। हम साहित्य के विद्यार्थी हैं। कौन नहीं है ऐसा, जो कौन ऐसा होगा जिसने ये सूरदास का वो प्रसंग नहीं पढ़ रखा होगा? रंगभूमि उपन्यास पढ़िए आप प्रेमचंद का। सूरदास अंधा है, दलित है, वृद्ध है, भिखारी है, संसार की तमाम महान कमजोरियों को लिए हुए है, लेकिन संकल्पना देखिए उसकी। क्यों जीत की तुझको इच्छा, क्यों हार की तुझको चिंता, क्यों दुख से नाता जोड़े, भई क्यों रण से मुंह मोड़े। और फिर इसी वैचारिक परिपक्वता के चलते वो साम्राज्यवाद, पूंजीवाद उनसे मुठभेड़ करता है। सामंतवाद, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद तीनों की शक्ति को एक साथ हराता है। तो मित्रों, ये जीवन में सीख आप याद कीजिए। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे रहा नहीं। यहां से पढ़ना आप देखिए, यहां से प्रेरणा लीजिए।
तो मित्रों, ये आप अपने अंदर में जब आत्मविश्वास जगा करके उत्साह के साथ आनंद भाव को ग्रहण किए हुए जब साहित्य में उतरते हैं, तो साहित्य में आपको इतने रत्न बिखरे हुए मिलेंगे कि आप उनको बटोरते बटोरते कितनी गहराई में चले जाओगे, ये स्वयं आपको पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार की लगन लेकर के आप तैयारी कीजिए। कोरोना संकट है, महामारी फैली हुई है, जीवित रहने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अपने घरों में बंद हो जाइए, बंद कर लो अपने घरों के दरवाज, खटाखट के बंद हो गए पूरे किवाड़, और बंद होकर के इस महामारी को अपने अवसर में तब्दील कर दीजिए। आप हर चीज़ें विशिष्ट होकर के सामान्य तो होती हैं, और जैसे ही परिस्थिति सामान्य होंगी आपको इतनी परीक्षाएं देनी है, आप जिस परीक्षा में बैठेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से मित्रों पूरा आत्मविश्वास अपने आप के अंदर भरिए। आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तो करते कौन हैं? मैंने देखा है हिंदी की 3,500 सीटों में फेल होने के बाद वही विद्यार्थी पूरे भारत के स्तर पर परीक्षा को टॉप करता है, पहली रैंक लाता है, दूसरी रैंक लाता है। और ये वही विद्यार्थी है जो ऐसे विद्यार्थी हैं ये जो 3,500 सीटों में सेलेक्ट ना हो पाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब सिलेक्शन होता है तो 10 सीटों में ही हम टॉप कर जाते हैं। तो मित्रों, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदी को अपने हृदय के साथ आत्मसात कीजिए। केवल आंखों से किताबों के पृष्ठ खोलकर देख लेना मात्र हिंदी पढ़ना नहीं है। और यदि इस जोश जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि जामवंत ने कहा उस समय, श्री राम विचलित क्यों हो रहे हो भाई? विचलित होने का मैं नहीं देखता कोई कारण। याद करो राम की शक्ति पूजा। विचलित होने का मैं नहीं देखता कोई कारण, हे सिंह पुरुष तुम भी करो ये शक्ति धारण। तो मित्रों, शक्ति धारण करने का समय आ चुका है और इस प्रक्रिया में डूब जाइए आप, क्योंकि ये तो बिहारी कह गया, बहुत अच्छी बात है। घोर श्रृंगारी कवि कह के चला गया कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तरे जबूढ़े सवंग। तो मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपको रति रंग में डूब जाना है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि कवित रंग में आपको डूब जाना है और बह जाना है उस भावावेश के साथ। जहाँ साहित्य आपको ले जा रहा है आप उसके साथ चले जाइए, और बस यदि आप उसके साथ चले गए तो फिर कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मित्रों, इस प्रकार से आप रणनीति बनाइए। प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है और किस प्रकार से मेरिट का स्तर जाता है, उस प्रश्न पत्र में क्या क्या आता है, कुल कितने प्रश्न आएंगे, डीएसएसबी की टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के संदर्भ में मैंने अपनी बातचीत आपको रखी है। आशा करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अपने उन्नति पथ पर अग्रसरित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।